ठीक है। देखें तो साइंस में जो कल था वो कल क्या था अपना, कार, ऊर्जा तथा शक्ति। 3 पॉइंट थे, कार, ऊर्जा तथा शक्ति। ये साइंस के जो चैप्टर होते हैं जो लगातार न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते रहते हैं, कार, ऊर्जा तथा शक्ति जैसे चैप्टर। और वहीं पर अगर बात करते हैं अंतरिक्ष की तो यहाँ से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, बल्कि यहाँ से लगातार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहते हैं जो भाषा के रूप में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो लिखा है कि सब पहले से आता होगा, बस स्टेप है जो आपको सीखना पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। कोई संस्थान कहाँ पर है, अंतरिक्ष संबंधी संस्थान कहाँ से कहाँ लॉन्च करते हैं कोई भी उपग्रह को, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंतरिक्ष क्या है और इसको कहाँ पर होता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल की बाहरी वाली सीमा को, यदि जहाँ पर वायुमंडल है, वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुँचे तो उसके बाद जो एरिया लगता है, जो क्षेत्र लगता है, उसी को हम अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, जैसे जो अपना जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल को भी 4 परतों में बांटा गया है। पहला वाला जो परत होती है, जो पहला वाला मंडल होता है उसे क्षोभमंडल कहते हैं। फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर एक बाह्य मंडल होता है। जो बाह्य मंडल वाला एरिया होता है उसी को हम अंतरिक्ष कहते हैं। इसके बाद फिर आयन मंडल में लग जाता है। जो आयन मंडल होता है वो अंतरिक्ष में ही स्थित होते हैं। जब किसी उपग्रह को हम लॉन्च करते हैं, किसी कृत्रिम उपग्रह को भेजते हैं, तो वह इस अंतरिक्ष में जाता है। अंतरिक्ष का मतलब आयन मंडल में पहुंच जाता है, जहाँ पर किसी भी तरंगों के रूप में हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर देख सकते हैं। तो जो उपग्रह कहाँ पर रुकते हैं और कैसे पहुँचते हैं, और यहाँ से जो अपना भारत है या कोई भी देश है वो इसको कैसे देखता है और इससे कैसे सिस्टम जमाता है, इसको समझना है। तो जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष क्या कहलाता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर वाला भाग जो होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। जब वायुमंडल नहीं होगा तो देखना है कि यहाँ पर घर्षण क्या होता है, शून्य होता है। इसी वजह से जब घर्षण शून्य होता है तो कोई अंतरिक्ष वैज्ञानिक जब जाते हैं अंतरिक्ष में तो वहाँ पर अपनी जो सिलेंडर होता है गैस का, ऑक्सीजन का, वो साथ ले जाते हैं और उसका यूज करते हैं। अब देखना है कि सबसे पहले जो अंतरिक्ष में गए थे वो कौन गए थे। तो भारत की ओर से जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे वो राकेश शर्मा गए थे 1970 में, और महिलाओं में सबसे पहले गई थी कल्पना चावला। ये ध्यान रखना है। 2 पॉइंट है कि सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में। यहाँ चंद्रमा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अंतरिक्ष की बात हो रही है। वहाँ पर अगर चंद्रमा की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जो पहले गए थे वो कौन गए थे, राकेश शर्मा 1970, और कल्पना चावला महिलाओं में गए थे। जो लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त उनका विमान हो गया था, इसलिए उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हमने अंतरिक्ष की भाषा में कि वायुमंडल की समाप्ति की सीमा ही अंतरिक्ष कहलाती है। तो जो स्पेस है वो स्पेस क्या है, तो वायुमंडल की जहाँ से समाप्ति की सीमा समाप्त होती है वहीं से अंतरिक्ष स्टार्ट होता है। अंतरिक्ष का यदि निर्धारण करना है कि अंतरिक्ष कहाँ से स्टार्ट होता है तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक रेखा का निर्धारण किया है जिसे कार्बन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, कार्बन रेखा कहते हैं। इसके बाद देखिए कि अगर कोई भारत में वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक इस अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले भारत में वैज्ञानिकों के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जो सन 1962 में बनी थी। तो ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो समिति का मतलब बनी है वो कब बनी है, तो 1962 में सर्वप्रथम बनी थी। इसके बाद जो भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना था वो थुम्बा में है। थुम्बा कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। तो केरल में थुम्बा स्थान पर एक रॉकेट लॉन्च के लिए एक स्टेशन लॉन्च की गई थी सबसे पहले, जिसका नाम था भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। 1962 में ये हुई थी। अगला पॉइंट देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अपने भारत है, भारत जितने भी उपग्रहों को, कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च करता है या उनका निर्माण करता है या किसी भी चीज़ की खोज करता है तो भारत में उसके लिए एक वैज्ञानिकों की संस्था है जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है, मतलब इसी के जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, मतलब जितने भी अंतरिक्ष संबंधी मतलब जो सबसे पहले ज्ञान दिया है, सबसे पहले जो जनक माने जाते हैं, अंतरिक्ष के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी अच्छे से,
उसका जनक दिया गया है, किसे कहा गया है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे, इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है। तो जो भारत का अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा योगदान रहा था सर्वप्रथम, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई का रहा था। इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हमने बता दी है, इसरो की 1969 में हुई थी। इसके बाद ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग, मतलब जो अलग से ये वाला इसरो मुख्यालय जो है इसका बेंगलोर में मुख्यालय है इसरो का, ये एक अलग संगठन है, परंतु इसके लिए अलग से आयोग बनाया गया। इस आयोग का और विभाग का जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। ध्यान रखना है कि जो बेंगलोर है अधिकतर 80% जो अंतरिक्ष संबंधी है उस सभी का मुख्यालय बेंगलोर में है। जो भी मतलब अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, उपग्रह बनाए जाते हैं, वैज्ञानिक लॉन्च करते हैं तो वो बेंगलोर से कहते हैं, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह। पहले तो जानिए कि उपग्रह क्या है। तो उपग्रह जो होते हैं वे होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अब ग्रह क्या कहलाते हैं, तो ग्रह वे होते हैं जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, और तारे क्या होते हैं, जो किसी निहारिका की परिक्रमा करते हैं। अपनी जो निहारिका है जिसका नाम है आकाश गंगा दुग्ध मेखला, मिल्की वे भी कहते हैं। तो जो तारों का समूह होता है, तारों का समूह निहारिका कहलाता है। उसी निहारिका में से एक अपना, जिसका नाम दुग्ध मेखला है, उसी में से एक अपना सूर्य है, और उस सूर्य की अपने जो ग्रह पृथ्वी हुई, बुध हुए, शुक्र, ये सभी परिक्रमा लगा रहे हैं। और पृथ्वी की परिक्रमा लगाने वाला एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह था सबसे पहले, जिसका नाम था चंद्रमा, जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं। तो उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं, और जो ग्रह होते हैं वो तारे की परिक्रमा लगाते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह था जो प्राकृतिक था, मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित था, जो चंद्रमा था। परंतु बाद में वैज्ञानिकों ने खोज की, सबसे पहले रूस ने भेजे, इसके बाद अपने चीन ने भेजे, और इसके बाद अपने भारत जैसे देश ने भी उपग्रह लॉन्च किए। तो जो उपग्रह वैज्ञानिकों द्वारा लॉन्च किए गए वो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। जो वैज्ञानिकों द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, वो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। और जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं तो उनको हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। तो भारत का जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह, भारत के द्वारा जो प्रथम उपग्रह लॉन्च किया गया था सबसे पहले, वो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना कि 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट नाम से एक कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था, जो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। तो कब, 19 अप्रैल 1975। ये आर्यभट्ट लॉन्च तो किया गया था, परंतु पहले भारत में अंतरिक्ष स्टेशन नहीं थी। अंतरिक्ष स्टेशन नहीं होने की वजह से जे रूस से भेजा गया था, रूस के अंतरिक्ष स्टेशन से भेजा गया था आर्यभट्ट। और जो रूस है, रूस सबसे पहले ऐसा देश है जिसने सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था, जिसका नाम आप जानते होंगे, स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक जो फर्स्ट होता है, इसको लॉन्च किया था सबसे पहले रूस ने, जो पृथ्वी के अंतरिक्ष में भेजा था। भारत ने जो पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा था उसका नाम आर्यभट्ट था, परंतु ये आर्यभट्ट जो भेजा गया था ये रूस के अंतरिक्ष स्टेशन से 1975 में भेजा गया था। इसके बाद दूसरा 1979 में भास्कर फर्स्ट भेजा है, परंतु ये ऐसा उपग्रह जो भारत के अंतरिक्ष स्टेशन से भेजा गया था। भारत ने स्वयं अपने अंतरिक्ष स्टेशन इसरो से लॉन्च किया था, उसका नाम था रोहिणी। तो रोहिणी सन 1980 में लॉन्च किया गया था। इसरो जो है ये भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है, अंतरिक्ष वाली संस्था है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हमने बता दी है अभी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय जिसका कहाँ पर है, बेंगलोर में। अब जो इसरो है ये एक बहुत बड़ी संस्था है भारत की, इसलिए इसके चेयरमैन बनते हैं। तो जो चेयरमैन बने थे इस अंतरिक्ष स्टेशन के सबसे पहले, इस इसरो के सबसे पहले वाले जो चेयरमैन थे उनका नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई पहले जो थे वो कौन थे, विक्रम साराभाई पहले इसके चेयरमैन थे। इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक कहा जाता है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई कहा जाता है। जो 2019 में एक लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 का नाम सुना होगा, उसमें जो नाम रखा गया था लैंडर का नाम, वो नाम विक्रम ही रखा गया था। विक्रम नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि वो इसी विक्रम इन्हीं के नाम पर रखा गया था।
तो एक विक्रम था, एक का नाम प्रज्ञान था, एक उसका लैंडर था, एक इसका प्रज्ञान इसका रोवर था। ध्यान रखना ये चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। कल अगले वीडियो में बताएंगे कि जो विक्रम है और प्रज्ञान है ये कैसे अलग हुए थे, चंद्रयान 2 के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये देखिए कि जो विक्रम साराभाई हैं, जो विक्रम साराभाई जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं, जे पहले इसके चेयरमैन थे, इसरो के संस्था के पहले चेयरमैन थे, जिनका कार्यकाल 1963 से 1972 तक रहा था। 1963 से 1972 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद दूसरे जो चेयरमैन बने थे उसी संस्था के इसरो के, वो बने थे सतीश धवन। सतीश धवन जो बने थे, इसीलिए इनके नाम पर कुछ बाद में अंतरिक्ष केंद्र भी बने हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में, वो इन्हीं के नाम पर बना था। तो सतीश धवन जो है इनका कार्यकाल 1972 से 1984 तक रहा है। 1972 से 1984 तक विक्रम साराभाई का जिसका सतीश धवन का कार्यकाल रहा है चेयरमैन के रूप में। इनका सबसे बड़ा कार्यकाल है, इसलिए आ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जो सबसे बड़ा कार्यकाल चेयरमैन के रूप में रहा है वो किसका रहा है, तो ध्यान रखना सतीश धवन का रहा है। इसके बाद अगले जो बने थे 9वें नंबर पे, इसके बाद पहले 2 ध्यान रखना है, इसके बाद आ जाना है अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में देखा जाए कि जो 9वें नंबर पे 9वें चेयरमैन बने थे वे किरण कुमार बने थे। किरण कुमार जो बने थे इनका कार्यकाल 2015 से 2018 तक रहा था। और इसके बाद जो अभी फिलहाल में अभी चेयरमैन जो इसके हैं 10वें नंबर के, जिनका नाम केसवान है, 2018 में ये बने हुए थे केसवान, जिनका अभी भी ये वर्तमान में उस पद पर स्थित है। तो ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था केसवान, जिनके द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, बाद में वो असफल भी हो गया था। तो इन्हीं के द्वारा बहुत से अभी उपग्रह मंगलयान में भी इनकी मतलब आगे लॉन्च किया जाएगा जी। तो जे अगला जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें 2019 में जब इन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, उसके बाद 2019 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो दिया जाता है वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है। केसवान इसके चेयरपर्सन है, अभी इसके चेयरमैन है इस इसरो संस्था के। 2019 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड जो है ना, ये भारत सरकार नहीं देती है, ये अवार्ड दिया था तमिलनाडु सरकार ने। किसने दिया था इनको, तमिलनाडु सरकार ने। अंतरिक्ष संबंधी भारत में प्रमुख केंद्र स्थित किए गए हैं। ऐसे कई अंतरिक्ष केंद्र हैं जिनसे कहीं पर उपग्रह लॉन्च किया जाता है, कहीं पर ईंधन का निर्माण किया जाता है, कहीं पर उसका जो प्रमोदन यान होता है वो बनाया जाता है, कहीं पर पेडोल बनाया जाता है, पेलोड कहलाता है, जिस पर उपग्रह को रख करके ले जाया जाता है ऊपर। तो वे प्रमुख केंद्र जो हैं, उन केंद्रों में सबसे पहले जो नाम आता है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आता है। देखिए वही सतीश धवन है जिनका कार्यकाल सबसे बड़ा रहा है चेयरमैन के रूप में। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। तो जो यहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, कई एग्जामों में आया है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है अपना जी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से उपग्रह प्रमोचन होता है। उपग्रह प्रमोचन का मतलब उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो इसका प्रमुख केंद्र है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ये विक्रम साराभाई इन्हीं के नाम पर रखा है जो पहले इसके चेयरमैन थे। तो विक्रम साराभाई इनको अंतरिक्ष केंद्र का क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है जो तिरुवनंतपुरम केरल में है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से प्रमोदन यान होता है, कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है, वहाँ पे भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। तो ध्यान रखना है ये कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरल की क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो वहाँ पर इससे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरल, जहाँ से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। इसको शॉर्ट में सार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ध्यान रखना है, अगला प्रमुख केंद्र है अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। अनुप्रयोग मीन्स होता है वैसे प्रैक्टिकल, लेकिन इधर पर लिखा है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जिसको SAC कहते हैं शॉर्ट में। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय, ये संस्था जो है ये अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ पर पेलोड का विकास होता है। पेलोड कहलाते हैं जैसे GSL भी हुई, PSL भी हुई, ये वे होते हैं जिन पर उपग्रह को रख करके ऊपर ले जाया जाता है। मतलब वो एक प्रकार का उसका रॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा होता है पेलोड।
तो इस पर रख करके ले जाया जाता है। इसलिए इसका विकास कहाँ पर होता है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो अहमदाबाद में होता है। जिस संस्था का नाम क्या है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। अगली जो संस्था है इसका नाम है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। सुदूर संवेदन केंद्र जो है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो सुदूर संवेदन वो कहलाते हैं जो रिमोट सेंसिंग कहलाते हैं। इसको साइंस में इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग उपग्रह। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं ये रिमोट के द्वारा या किसी भी ऐसी चीज़ के जो किसी भी गहराई के अंदर वाली वस्तु का पता लगाना हो, जल के अंदर वाली वस्तु का पता लगाना हो, ऐसे उपग्रहों को लॉन्च करने वाली संस्था जो कहलाती है वो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र से होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है। अगला प्रमुख केंद्र है वो मुख्य नियंत्रण सुविधा, जो कंट्रोलिंग वाला है, जो मास्टर कंट्रोल सैटेलाइट कहते हैं, जो इसका कंट्रोल कहते हैं। इसका मुख्यालय दो जगह है मिलकर के, हासन जो है कर्नाटक में है और भोपाल मध्य प्रदेश में है। इन दोनों जगह पर मिलकर के इस मुख्य नियंत्रण सुविधा का क्या है, मुख्यालय है। अगला है जो इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स। इसरो नोदक कहलाता है ईंधन। नोदक क्या कहलाता है, उपग्रह में भरने वाला ईंधन। तो इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स जो है वो महेंद्रगिरी तमिलनाडु, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पर स्थित है। कौन, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर उपग्रह के लिए ईंधन बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है क्रायोजेनिक ईंधन। क्रायोजेनिक ईंधन का मतलब होता है उपग्रह में भरने वाला ईंधन। ये ईंधन अलग प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना ये कम ऊर्जा पर, मतलब कम ऊष्मा पर अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकालता है, ताकि उसके दाब की वजह से उपग्रह ऊपर जाए। जो उपग्रह ऊपर जाता है, रॉकेट ऊपर जाता है, वो साइंस में, फिजिक्स में संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। जो संवेग संरक्षण होता है, संवेग संरक्षण का मतलब होता है जितना बल आप नीचे लगाओगे उतना ही वो ऊपर जाएगा। गति का जो तीसरा नियम कहता है, गति का तीसरा नियम भी इसी पर लागू होता है जब कोई उपग्रह या रॉकेट ऊपर जाता है। गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। मतलब जितना आप किसी भी वस्तु पर बल लगाओगे वो लौट करके आपको उतना ही बल का रिजल्ट देगी। तो जो उपग्रह या रॉकेट होते हैं वो उसी वाले नियम पर कार्य करते हैं। तो जो इसमें ईंधन भरा जाता है उपग्रहों में, वो भी इसी प्रकार का कार्य करता है। जब रॉकेट पर उसका विपरीत बल लगता है तब वो ऊपर की ओर उपग्रह को लेकर के जाता है। अगली एक संस्था है, अगली एक केंद्र है जिसका नाम है एंट्रेक्स। जो एंट्रेक्स है इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही है। इस एंट्रेक्स का काम क्या होता है, तो ये वाणिज्यिक यूनिट है। वाणिज्यिक इकाई का मतलब होता है अगर किसी भी उपग्रह को या किसी उपग्रह संबंधी अन्य पार्ट को किसी देश को बेचना हो या किसी देश से खरीदना हो, तो ये काम किसका है, एंट्रेक्स का है। ये एंट्रेक्स जो है इसका मुख्यालय बेंगलोर में ही है। और ये जो है इसको लघु रत्न कंपनी का दर्जा भी दिया गया था सन 2008 में। लघु रत्न कंपनियां होती हैं, महान रत्न कंपनियां होती हैं, ये अलग अलग कंपनियां होती हैं, नवरत्न कंपनियां भी होती हैं। तो लघु रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था इस अंतरिक्ष संबंधी एंट्रेक्स कंपनी को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर में है। जिसका कार्य होता है उपग्रह या उपग्रह संबंधी अन्य पार्टों को किसी देश से आयात या निर्यात करने का कार्य होता है। इसे 2008 में लघु रत्न कंपनी बना दिया गया था। इसके बाद ध्यान रखना है कि जो उपग्रह, कोई भी उपग्रह लॉन्च किया जाता है, उपग्रह लॉन्च किया जाता है किसी भी रॉकेट के द्वारा। तो जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट के जो पार्ट होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के पार्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार का लॉन्च किया जाता है। तो जो अभी जैसे पिछला वाला जो चंद्रयान 2 हुआ था वो PSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। इसी प्रकार कोई भी मतलब रॉकेट, मतलब उपग्रह लॉन्च होता है तो वो रॉकेट के माध्यम से होता है, उस रॉकेट को नाम दिया जाता है। इससे भारत में जो प्रमुख रॉकेटों के नाम हैं, जो प्रमुख प्रक्षेपण यान हैं, उनमें PSLV, GSLV ये दो प्रमुख होते हैं। तो आज जो लिखा है हमने PSLV को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। PSLV, GSLV तथा अन्य संबंधी जो अपने प्रमुख उपग्रह लॉन्च हुए हैं भारत से, ये कब हुए हैं, कैसे हुए हैं, इनके बारे में तो अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल में इसको देखिए, जो PSLV हमने इधर पर लिखा है इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, व्हीकल मतलब होता है एक वाहन, एक उसका यातायात संबंधी। यहाँ पर लिखा है यान, यान मीन्स होता है वाहन, मतलब जो उपग्रह आप लॉन्च कर रहे हो। प्रक्षेपण मतलब होता है लॉन्च, जो आप उपग्रह लॉन्च कर रहे हो उसको वाहन क्या है, उसका मतलब जाने के लिए साधन क्या है, उपग्रह आप किस पर रख कर के ले जा रहे हो, तो
तो उसको कहते हैं PSLV। या तो PSLV होता है या GSLV, जो प्रमुख दो भारत के प्रमुख अंतरिक्ष इसके प्रक्षेपण यान है। इस जो PSLV है ना, PSLV को सबसे पहले 1993 में मतलब उपग्रह को लेकर के भेजा गया था। उपग्रह को इसको मतलब प्रयास किया गया था कि जो उपग्रह ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। तो जब 1993 में प्रक्षेपण प्रयास किया गया PSLV को, तो वो विफल हो गया था। 1993 में क्या हो गया था, ये PSLV जो उपग्रह ले जा रहा था वो विफलता का कारण बना था। लेकिन जब प्रथम प्रयास फिर से किया गया था 1994 में, 1 साल बाद, तो वो सफल प्रतीत हुआ था और सफल हुआ था। इसके बाद जब से आज तक जितने भी उपग्रहों को लॉन्च किया गया है वो PSLV में अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे PSLV Mark 3, PSLV Mark 2, उनके द्वारा उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। जो PSLV होता है ये एक इसमें ईंधन भरा रहता है जो उपग्रहों को ऊपर ले जाने का कार्य करता है। इसमें विशेष प्रकार का ईंधन भरता है, जो ईंधन का नाम हमने बता दिया था। वो कौन सा ईंधन कहलाता है, क्रायोजेनिक ईंधन कहलाता है। जो क्रायोजेनिक ईंधन इसमें भरा जाता है PSLV में, ये 4 भागों में भरा जाता है। इसमें मतलब इस जो अपना जो PSLV है, इस PSLV में जो पार्ट है वो कितना पार्ट है, 4 पार्ट होते हैं। जब एक पार्ट का ईंधन जल जाता है तब दूसरा भाग खुलता है, फिर तीसरा भाग खुलता है, एक साथ नहीं खुलते हैं। और जो खुलते जाते हैं और जितना भाग मतलब इसका ईंधन जलता जाता है उतने ये गिरते जाते हैं। ये भाग अपने आप टूटते जाते हैं, गिरते जाते हैं। अगर ये वाला जो अपना PSLV है, ये रॉकेट है, अगर इस रॉकेट का ये भाग ना गिरेगा तो ये क्या होगा कि इसका वजन ज़्यादा हो जाएगा। वजन ज़्यादा होने की वजह से उपग्रह का वजन तो रहेगा, ऊंचाई पर जाने के लिए कम वजन चाहिए होता है जब वस्तु ऊपर जा पाएगी। इसलिए ये वाला भाग अपने आप ऑटोमेटिक गिरता जाता है। ऐसा सिस्टम से बनाया जाता है कि गिरता जाए। अगर इसका ईंधन खत्म हो जाए और ये पार्ट जुड़ा रहे जो कहते हो, तो वजन ज़्यादा रहेगा, इसलिए वो उपग्रह को वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा जहाँ तक जाना है। ठीक है, इसलिए ये वाला भाग ऐसा बनाया जाता है ताकि ईंधन जलता जाए और इसका भाग गिरता जाए। तो जो अपना PSLV है इसमें 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहले वाले में ठोस ईंधन भरा जाता है, फिर द्रव ईंधन भरा जाता है, फिर ठोस और फिर द्रव। इस प्रकार का इसमें ईंधन भरा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो जो अपना PSLV है इसके जो भाग होते हैं, चरण कितने होते हैं ईंधन के, 4 चरण होते हैं। ये PSLV है, इसके कितने प्रकार होते हैं, GSLV के कितने प्रकार होते हैं, और कौन से उपग्रह में कौन सा रॉकेट लगाया गया था, इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे कि इससे संबंधी जो अपने उपग्रह लॉन्च किए गए भारत की तरफ से वे कौन कौन से किए गए। ये इसका पहला पार्ट हुआ। मिलते हैं सेकेंड पार्ट।